हेलो दोस्तों, अब बिहार पुलिस का एग्ज़ाम निकालना हो गया काफ़ी आसान, क्योंकि पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्नों को पैटर्न को देखते हुए आगे के प्रश्नों को तैयार किया गया है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने में है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। दोस्तों, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है, उत्तराखंड में है। कहाँ है, उत्तराखंड में है। चलिए, उत्तराखंड का मैं और भी राष्ट्रीय उद्यान मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर आपको पूछे कि गोविंद सागर नेशनल पार्क, ये कहाँ है, गोविंद सागर नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है, उत्तराखंड में है। अच्छा, और भी अगर आपसे पूछे कि फूलों की घाटी नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है, तो ये भी उत्तराखंड में है। राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। तो आप इतना बात याद रख लीजिएगा। चलिए, झारखंड में पूछेगा तो आपको बताना है पलामू नेशनल पार्क। क्या बताना है, पलामू नेशनल पार्क और हजारीबाग नेशनल पार्क, ये दोनों पार्क कहाँ है, तो ये दोनों पार्क है झारखंड में है। चलिए, अगर आपसे पूछे और भी काजीरंगा नेशनल पार्क, दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क पूछे तो आपको बताना है असम में है। कहाँ है, असम में है। दोस्तों, ये असम में जो काजीरंगा है ये एक सींग वाले गेंडा के लिए फेमस है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है। दोस्तों, कार्बनिक खनिज हम लोग किसको कहते हैं, तो कार्बनिक खनिज हम लोग कोयला को कहते हैं। किसको कहते हैं, कोयला को कहते हैं। दोस्तों, कोयला को हम लोग काला हीरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काला हीरा भी कहते हैं। आप ये बात याद रख लीजिएगा। अगर वहीं आपसे पूछे कि भारत में सर्वप्रथम कोयला हमको कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो आपको बताना है रानीगंज, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। क्या पड़ता है, रानीगंज, वहाँ से प्राप्त हुआ था। और सबसे अच्छा कोयला पूछे तो आपको बताना है एंथ्रेसाइट। क्या बताना है, एंथ्रेसाइट। चलिए, सबसे अच्छा अभ्रक पूछे तो आपको बताना है गुलाबी रूबी। क्या बताना है, गुलाबी रूबी। दोस्तों, ये पूछेगा कहाँ का अभ्रक है, तो आपको बताना ये झारखंड का अभ्रक है। आप ये बात याद रख लीजिए। अच्छा, तांबा का उत्पादन पूछेगा सर्वाधिक कहाँ होता है, तो राजस्थान के देवरी और खेतड़ी में। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। दोस्तों, टोटल जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो 3 हुआ था। कितना हुआ था, तो पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था टोटल 3 हुआ था। और ये कहाँ कहाँ हुआ था, तो पहला हुआ था रियो डी जेनेरो में, रियो डी जेनेरियो में। इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो दूसरा हुआ था वो कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क में। कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क में। जो तीसरा हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो जोहान्सबर्ग में। तो पहला यहाँ पूछ रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट होगा। अच्छा, पहला कब हुआ था, अगर डेट पूछे तो 1992 में। और दूसरा कब हुआ था, 5 साल जोड़ दीजिए तो 1997 में, 5 साल और जोड़ दीजिए तो 2002 में तीसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तीनों का डेट मैंने आपको बता दिया। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, ब्रटलैंड आयोग संबंधित है। दोस्तों, ब्रटलैंड आयोग का जो संबंध है वो है समावेशी विकास से। किससे है, समावेशी विकास से है। इसलिए इसका ऑप्शन एक क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, लौह अयस्क है। लौह अयस्क है, क्या है, ऑप्शन ए में है नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन बी में है अनवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन, ऑप्शन डी में है मानवकृत संसाधन। तो लौह अयस्क जो है वो कौन सा संसाधन है, वो एक अनवीकरणीय संसाधन है। इसलिए इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, एक होता है नवीकरणीय संसाधन और एक होता है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन होता है जिसको एक बार यूज कर लिए तो फिर उसको हम नया जैसा बना लिए तो वो नवीकरणीय हो गया। जिसको एक बार यूज कर लिए फिर हमको उस रूप में नहीं मिलेगा। जैसे कहे कोयला, कोयला को अगर हम एक बार यूज़ कर लेंगे तो फिर हमको कोयला प्राप्त नहीं होगा। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब क्या है, ये सब अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि एक बार यूज़ करने पर फिर से हमको पेट्रोल प्राप्त नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कि कोयला किस प्रकार का है। तो कोयला जो है एक बार इसको यूज करेंगे तो क्या फिर से हमको कोयला प्राप्त होगा, नहीं होगा। इसलिए कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने में है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन मैंने आपको बताया था टोटल 3 हुआ था। पहला कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में। और दूसरा पूछे कहाँ हुआ था, तो पेरिस में हुआ था। 5 साल जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 92 5 97 में हुआ था। तीसरा कब हुआ था, 97 5 2002 में हुआ था। जो कहाँ हुआ था, तीसरा हुआ था जोहान्सबर्ग में। चलिए, तीनों पृथ्वी सम्मेलन मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने में है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा के बारे में पूछ रहा है, वो मानवकृत है या पुनः पूर्ति योग्य है, अजैव है या अचक्रीय है। दोस्तों, सौर ऊर्जा जो है हमको कहाँ से प्राप्त होता है, सोलर प्लेट से मिलता है, यानी सूर्य से मिलता है। तो सूर्य आज हमें ऊर्जा दे रहा है तो कल भी सूर्य हमको ऊर्जा देगा। इसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज सूर्य उगा कल नहीं होगा, हाँ एक आध दिन नहीं होगा, लेकिन अलग बड़ी बात है, लेकिन सूर्य ऊर्जा देना नहीं छोड़ेगा। तो ये क्या है, इसको हम एक बार यूज करेंगे तो फिर हम प्राप्त कर लेंगे। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में किसका कथन है संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं। दोस्तों संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं, यह कथन एक भूशास्त्री था जिसका नाम था जिम्मरमैन। कौन था? जिम्मरमैन। इन्होंने कहा था कि संसाधन होते नहीं है संसाधन बनते हैं, इसलिए इसका संसाधन बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। मनुष्य भी दोस्तों, मनुष्य भी पूछेगा क्या है, तो मनुष्य भी एक संसाधन है जो दूसरे संसाधन का उपयोग करता है, जो दूसरे संसाधन का उपयोग करता है। एरिस्टोथेनीज ने सर्वप्रथम भूमध्य रेखा को मापने का प्रयास किया था। विषुवत रेखा को मापने, भूमध्य रेखा को हम लोग विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं और 0 डिग्री लाइन के नाम से जानते हैं। तो भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा को मापने का प्रयास किसने किया था? एरिस्टोथेनीज ने किया था। इसलिए एरिस्टोथेनीज को हम लोग कहते हैं भूभौतिक का पिता। क्या कहते हैं? भूभौतिक का पिता। अच्छा, चार्ल्स डार्विन, इन्होंने एक थ्योरी दिया था ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। ये बात याद रख लीजिएगा, चार्ल्स डार्विन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? सीमित है मतलब जो कभी क्या होगा कि खत्म होगा, जो कभी खत्म हो सकता है। तो हवा तो खत्म कभी हो सकता है, धरती पर से नहीं हो सकता है। तो मिट्टी ये भी नहीं होगा। सौर शक्ति, सूर्य से जो हमको ऊर्जा मिलता है ये भी नहीं खत्म होगा। कोयला लेकिन खत्म हो सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका भंडार क्या है? सीमित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है दोस्तों, डाकू लिखा हुआ है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध जो है वो क्या है? संसाधन के विध्वंस, यानी संसाधन को क्या करता है? ये नष्ट करता है। इसलिए इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, तटरेखा से कितने किलोमीटर की क्षेत्र सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? दोस्तों अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र जो कहलाते हैं वो 200 नॉटिकल मील, समुद्र से 200 NM यानी नॉटिकल मील की दूरी तक को हम लोग क्या कहते हैं? आर्थिक अपवर्तक क्षेत्र कहते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अगर वहीं आपसे पूछे कि नॉटिकल मील में हम लोग किसको मापते हैं? ये समुद्र की दूरी को दोस्तों हम लोग किसमें मापते हैं? नॉटिकल मील में मापते हैं। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है कि समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक का राष्ट्रीय संपदा निहित है? अच्छा, अब किलोमीटर में पूछ रहा है, या नॉटिकल मील में 200 किलोमीटर में पूछेगा तो आपको बताना 12.2 किलोमीटर। कितना? 12.2 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो पॉपुलेशन बम नामक जो पुस्तक था वो जो प्रकाशित हुआ था वो कब हुआ था? 1968 में। और 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन। कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। दोस्तों भूमि निम्नीकरण क्या होता है, मैं इस बात को आपको समझाता हूँ। भूमि के गुणवत्ता में कमी आना भू निम्नीकरण कहलाता है। जैसे मैं आपको एक अलग एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप कहीं पर रोज़ समोसा खाते हैं, अगर वो समोसा कल बहुत अच्छा खिलाता था लेकिन अचानक 10 दिन से क्या हो रहा है कि उसमें आलू ही कम डाल रहा है या उतना अच्छा समोसा पहले जैसा नहीं बना रहा है, तो हम लोग कहेंगे समोसा निम्नीकरण। क्या कहेंगे? समोसा निम्नीकरण। उसी प्रकार भूमि के जो क्वालिटी में जो कमी हो जाता है उसको कहते हैं भू निम्नीकरण। समोसा का क्वालिटी में कमी हुआ तो इसको कह देंगे समोसा निम्नीकरण। तो यहाँ पर क्या होता है, पंजाब में भू निम्नीकरण का मुख्य कारण है क्या होता है कि पंजाब में जो है अधिक सिंचाई के कारण क्या होता है? भू निम्नीकरण की समस्या उत्पन्न होता है पंजाब और हरियाणा में। तो आप ये बात याद रख लीजिएगा। तो भूमि की गुणवत्ता में कमी होना भू निम्नीकरण कहलाता है। यह समस्या पंजाब और हरियाणा में होता है। क्यों होता है? अधिक सिंचाई के कारण पनपता है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बिहार में अगला प्रश्न आपके सामने में है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? दोस्तों बिहार में अति जल दोहन से जो है आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है। इसलिए इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? या अथवा मैं आपसे क्वेश्चन पूछे, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? दोस्तों मरुस्थलीय मृदा आपको तो कुछ सोचना ही नहीं है। हम लोग जानते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्र कौन है इसमें से? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक। राजस्थान जो है, क्योंकि मरुस्थल जहाँ बालू ही बालू होता है उस क्षेत्र को मरुस्थल कहा जाता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन किया गया था? मैंने अभी भी आज आपको बताया था 1968 में जो किया गया था, कौन सा कन्वेंशन किया गया था? अफ्रीकी कन्वेंशन किया गया था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों काली मिट्टी का हम लोग कई नाम से जानते हैं, जैसे इसको रेंगुर मृदा भी कहते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, काली मिट्टी को केरल में करेल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? करेल के नाम से जाना जाता है। अच्छा, विदेश में काली मिट्टी को चरनोजम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चरनोजम के नाम से जाना जाता है। और काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं, क्योंकि आप लोग खेत में जब जाते होंगे
तो आपने देखा होगा कि मिट्टी जो क्या है वहाँ का फटा फटा हुआ है, लगा है कोई जोत के चला गया है। तो इसलिए हम लोग काली मृदा को हम लोग क्या कहते हैं, स्वतः जोताई वाली मृदा भी कहते हैं। दोस्तों काली मृदा में सर्वाधिक पूछेगा किसका खेती होता है, तो आपको बताना है कपास का खेती होता है। किसका खेती होता है, कपास का खेती होता है। और पूछेगा कि भारत में सर्वाधिक काली मृदा वाला राज्य कौन सा है, तो याद रख लीजिएगा सर्वाधिक जो है महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में है। और और कपास से दोस्तों क्या बनता है, सूती वस्त्र बनता है। क्या बनता है, सूती वस्त्र तैयार किया जाता है। इसलिए क्योंकि काली मृदा का निर्माण सर्वाधिक कहाँ है, महाराष्ट्र में, इसलिए सूती वस्त्रों की राजधानी दोस्तों हम लोग किसको कहते हैं, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को हम लोग कहते हैं सूती वस्त्रों की राजधानी। आप इतना बात याद रख लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, काली मिट्टी उपयुक्त है। दोस्तों मैंने अभी जस्ट बताया काली मिट्टी में सर्वाधिक कपास का खेती होता है, कपास से सूती वस्त्र बनाया जाता है। तो ये काली मिट्टी का उपयुक्त है, अभी भी जस्ट डिस्कशन के साथ बताया, ये कपास की खेती के लिए है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए कपास के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, हरियाणा सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। दोस्तों सोपानी कृषि को हम लोग कहते हैं कि सोपानी कृषि को हम लोग कहते हैं सीढ़ी नुमा कृषि। क्या कहते हैं, सीढ़ी नुमा कृषि कहते हैं। ये सीढ़ी नुमा कृषि जो है सर्वाधिक उत्तराखंड में किया जाता है। सीढ़ी नुमा कृषि कहाँ किया जाता है, पर्वतों पर किया जाने वाला खेती को हम लोग क्या कहते हैं, सीढ़ी नुमा कृषि कहते हैं। यह सर्वाधिक कहाँ किया जाता है, उत्तराखंड में। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने में है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। हम लोग जानते हैं मेढक के प्रजनन क्षमता को जो नष्ट करता है वो कौन सा रसायन है, तो वो है एंड्रीन है। कौन सा है, एंड्रीन है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों मेढक एक उभयचर प्राणी है। कैसा प्राणी है, उभयचर प्राणी है। दोस्तों मेढक जब जल में रहता है, जब जल में रहता है तो ये जो गल्फर से सांस लेता है, गिल्स से सांस लेता है। वहीं जब मेढक थल में रहता है तो ये किससे सांस लेता है, त्वचा से सांस लेता है। अब इतना बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है। हम लोग जानते हैं भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर जो है कौन सा मिट्टी पाया जाता है, क्योंकि भारत में जो है बहुत सा जगह जो है, बिहार सब में बहुत सा जगह जो है यहाँ बार पानी आते रहता है, तो जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विकास है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा किसको कहते हैं, बाढ़ के द्वारा, जो बाढ़ पानी के द्वारा लाई गई मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा कहते हैं। आप इतना बात याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना है। दोस्तों भारतीय कृषि का पूछा है कि राष्ट्रीय उत्पाद में कितना योगदान है, वो है 22%। कितना है, 22% है। आप इतना बात याद रख लीजिएगा। चलिए भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत क्या है। अच्छा पहाड़ी भूमि पूछ रहा है। दोस्तों ये मान लिए, आपको मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। अच्छा एक होता है पर्वत, एक होता है क्या होता है, पर्वत, और एक होता है पहाड़। क्या होता है, पहाड़ होता है। और एक होता है पठार। क्या होता है, पठार होता है। और पूछेगा कि कितना पर्वत पहाड़ दोस्तों एक ही कहते हैं, एक होता है मैदान। क्या होता है, पूछेगा भारत में कितना प्रतिशत भूमि पर पर्वत है, कितना प्रतिशत भूमि पर पठार है, कितना प्रतिशत भूमि पर पर्वत है। दोस्तों मैदानी भूमि जो है वो कितना है, 48% पर है। मान लिए ये भूमि क्या है, मैदानी भूमि है, 48% है। इतना तो दूरी पर मान लिए क्या है, इतना तो भूमि पर मान लेते हैं 27% क्या है, पहाड़ है। क्या है, सॉरी पठार है। 27% पठार है। जो पर्वत है कितना है, पर्वत जो है वो 30% है। तो आप इतना बात याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है, पहाड़ों में 30%। क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पंजाब और हरियाणा की कितनी प्रतिशत भूमि पर फसलें उगाई जाती है। तो पंजाब और हरियाणा में कितना प्रतिशत भूमि पर फसल उगाया जाता है। दोस्तों पंजाब और हरियाणा के बारे में आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर भूमि निम्नीकरण की समस्या काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर कम भूमि में टेक्नोलॉजी के सहायता से अधिक फसल का उत्पादन कर लेता है। पंजाब और हरियाणा के पास जो ज़मीन जगह है, जिसका जो क्षेत्रफल है बिहार के भी क्षेत्रफल से कम है। ज़मीन जगह क्या है, बिहार के क्षेत्रफल से भी कम है, लेकिन फसल उत्पादन क्या करता है, ज़्यादा कर लेता है। क्यों, टेक्नोलॉजी के सहारा से। इसलिए हम लोग पंजाब और हरियाणा में कौन सा समस्या देखते हैं, भूमि निम्नीकरण की समस्या देखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, 80% भूमि पर क्या किया जाता है, फसल उगाया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में बंजर भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है। तो बंजर भूमि का 6% भाग ऐसा है जिसमें क्या होता है, कृषि योग्य भूमि है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत की कितनी भूमि पर कृषि की जाती है, हम सब जानते हैं भारत के कितने भूमि पर कृषि किया जाता है दोस्तों, वो 48.83% भूमि पर कृषि किया जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। दोस्तों किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। हम सब जानते हैं कि बिहार का शोक हम लोग किसको कहते हैं, कोसी को कहते हैं। किसको कहते हैं, कोसी को कहते हैं। इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि बंगाल का शोक अगर आपसे पूछे किसका, बंगाल का शोक तो हम लोग कहते हैं दामोदर।
कौन सा नदी को कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं, आप ये बात याद रख लीजिएगा। दोस्तों गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम में जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। चलिए, और कोसी नदी जो है दोस्तों क्या है? सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी है। आज इधर से जा रहा है, कल आपका घर से चला जाएगा, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, गोविंद सागर मानव निर्मित कृत्रिम जलाशय संबंधित है। दोस्तों गोविंद सागर मानव निर्मित एक झील है। दोस्तों ये पूछ रहा है कि कहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गोविंद सागर मानव निर्मित कृत्रिम जलाशय संबंधित है, वो कहाँ से संबंधित है? तो दोस्तों वो है हीराकुंड बांध से। कहाँ से है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हीराकुंड बांध पूछेगा कहाँ है, तो आपको बताना है असम। हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको हीरा मिलेगा तो आप महान हो जाइएगा। ठीक, महान से याद रख लीजिएगा किस नदी पर है, तो महानदी में है। जब आप महान हो जाइएगा तो गांव समाज का लोग बोलेगा, दोस्त यार बोलेगा, आजकल इसका पैर जो है जमीन पर नहीं आसमान में उड़ता है। उड़ना से याद रख लीजिएगा उड़ीसा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भाखड़ा नागला बांध जो है ये सबसे ऊंचा बांध है। आप ये बात याद रख लीजिएगा, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और नरौरा बांध कहाँ है? यूपी में है। आप इतना बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। हम सब जानते हैं कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है कौन है? मावसिनराम है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और सर्वाधिक अगर पूछे कि वर्षा वाला स्टेट कौन है? असम के चेरापूंजी। कौन है? असम के चेरापूंजी। अगर स्टेट पूछे तब आपको बताना है चेरापूंजी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, देश के बांधों को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? देश के बांधों को दोस्तों जो मंदिर कहा था वो किसने कहा था? JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। क्या कहा था? देश के बांधों को मंदिर कहा था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में सबसे लंबा बांध है। दोस्तों जो सबसे लंबा होगा वो क्या होगा? सबसे बड़ा भी होगा ना। लंबा बांध पूछे या बड़ा बांध पूछे तो आपको बताना है हीराकुंड बांध। अभी भी मैंने आपको बताया कहाँ है, तो उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? किसी व्यक्ति के शरीर में पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत जल की मात्रा होता है, तो वो कितना होता है दोस्तों? 65% होता है। कितना होता है? 65% होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग जानते हैं पृथ्वी का जो है 1/3 भाग में क्या है? पानी है। क्या है? पानी है। अब पानी का कलर दोस्तों कैसा होता है? नीला होता है। इसलिए हम लोग पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। हरा ग्रह दोस्तों हम लोग किसको कहते हैं? अरुण को। आप ये बात याद रख लिया, अरुण को हम लोग क्या कहते हैं? हरा ग्रह कहते हैं। और लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। आप ये बात याद। लाल ग्रह दोस्तों हम लोग किसको कहते हैं? मंगल ग्रह को कहते हैं। किस ग्रह को कहते हैं? मंगल ग्रह को कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, जल कितने प्रकार, अच्छा कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित होता है? अच्छा कितना प्रतिशत जल पूछ रहा है कि महासागर में होता है। कितना होता है? 96.5% क्या होता है? जल महासागर में निहित होता है। पूछे कितना प्रतिशत जल जो है पीने योग्य है, तो आपको बताना 4% जल ही क्या है? पीने योग्य जल है। चलिए जल के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? ये 2 प्रकार का होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, चंबल घाटी परियोजना में कितने बांध बनाए गए थे? दोस्तों चंबल घाटी परियोजना में टोटल 4 बांध बनाए गए थे। कितने बांध बनाए गए थे? 4 बांध बनाए गए थे। तो गांधी सेतु बांध, कोटा बैराज, ये सब बांध कहाँ बनाया गया था? चंबल घाटी परियोजना के दौरान ही बनाया गया था। नर्मदा घाटी परियोजना से कितने राज्यों को लाभ मिलता है? दोस्तों नर्मदा घाटी परियोजना से 3 राज्यों को लाभ मिलता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। पूछेगा नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया था? सरदार सरोवर बांध। कौन सा बांध बनाया गया था? सरदार सरोवर बांध। चलिए पूछेगा ये कहाँ है, तो ये गुजरात में बनाया गया था। कहाँ बनाया था? सर्वप्रथम गुजरात में बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, राष्ट्रीय पेयजल मिशन पहले कितने जिलों से प्रारंभ किया गया था? तो कितने जिले से किया गया था दोस्तों? मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका आंसर बता के रखिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो यहां से कंटिन्यू रखूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।